जिसने इल्म हासिल किया और अमल न किया, वो उस आदमी की मानिंद है जिसने हल तो चलाया मगर फल न खाया। हर गुजरते दिन के साथ ये मामला मजीद पेचीदा भी होता जा रहा है। हमने एक कमर्शियल स्पेस लाइन बना दी है जिसकी वजह से हर कोई फ्यूचर में स्पेस में जा सकेगा। पिछले एक माह में 50 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, हमारे तो होश उड़ गए हैं। फिटनेस का राज भी कभी शेयर करें डॉक्टर खुरम। के आने की जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आज बुध का रोज़ है। प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगी बड़े अच्छे कॉल के साथ। शेख सादी शराजी का कॉल है कि जिसने इल्म हासिल किया और अमल न किया, वो उस आदमी की मानिंद है जिसने हल तो चलाया मगर फल न खाया। यानी बग़ैर इल्म हासिल किए कोई फ़ायदा नहीं आपको पहुंच सकता। कोशिश करें कि चाहे दुनियावी इल्म या दीनवी जब भी हासिल करें, साथ अमल की भी कोशिश करें। अगर प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर उस इल्म को हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब प्रैक्टिकली उस पर अमल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में सीख पाएंगे, तो उसको आगे मुंतकिल करने में भी आपको आसानी होगी और ये सवाब भी है। तो लिहाजा इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। पायदार तरक्की कमज़ोर ममालिक की तरक्की से मशरूत है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनुवारुल हक काकड़ ने पायदार तरक्की का फार्मूला दे दिया। अमरीका में वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकातें, सदर जो बाइडन की जानिब से इशाइये में भी शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब 22 सितंबर को तय। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल, भारत के खिलाफ आलमी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुतहर्रिक। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी कनाडा के साथ खड़े हो गए। अमरीकी और बरतानवी वजारत खारजा का भी शदीद रद्द अमल। भारत होश के नाखुन लें, कोई काम छोटा नहीं होता। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नौजवानों को जिंदगी का सबक। रिटायरमेंट से कबल रिक्शा ड्राइवर बन गए, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, सारिफीन वाह वाह कर रहे हैं। और कौम की बेटी ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नमेरा सलीम खला में जाने का एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बनने को तैयार। 5 अक्टूबर को मिशन पर रवाना होंगी। ये हैं जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में हम बात करेंगे। नमीरा से मुझे ख़ास इंटरेस्ट है कि उनसे हमारी मुलाकात और हम जानें कि वो क्या प्लान्स रखती हैं, क्योंकि वो पहली पाकिस्तानी खातून होंगी जो कि खला में इस तरह जाएंगी। अलबत्ता आप ट्रेंड्स की तरफ आते हैं तो कनाडा कल से टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तकरीबन 8,20,000 सारिफीन ने इस पर ट्वीट्स किए हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कनाडा में कत्ल, जिस पर कैनेडियन हुकूमत ने भारत को मुल्क में दखल अंदाजी करने का जिम्मेदार करार दिया है। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद से ओटावा और नई दिल्ली ने एक दूसरे के सिफारतकारों को बेदखल कर दिया है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, न्यूजीलैंड भी कनाडा के हम आवाज़ बन गए और सिख रहनुमा के कत्ल ने भारत के मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में सारिफीन मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा भी कर रहे हैं, जबकि इस ट्रेंड में अब तक 8,20,000 से शायद सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। इससे पहले कभी इस तरह का इस अंदाज में रिएक्शन नहीं दिया गया जो इस बार नज़र आ रहा है। और अब आलमी ताकतें जो कि हम आवाज़ नज़र आ रही हैं, यकीनी तौर पर इसका कोई ना कोई असर ज़रूर होगा और जालिम को रोका जाएगा। क्योंकि हम तो कब से ये बात कर रहे हैं कि भाई भारत दरअंदाजी कर रहा है, भारत दखलंदाजी कर रहा है, बलूचिस्तान के रास्ते कर रहा है, लेकिन उस तरीके से सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब और लोग भी ये बात कर रहे हैं तो होपफुली कुछ ना कुछ होगा। दूसरा जो ट्रेंड है वो है हैशटैग शाहीन आफरीदी, जिनकी शादी हुई है, सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह दुल्हा बनकर अपनी दुल्हनिया घर ले आए हैं। शादी की तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मिसबाउल हक, सईद अनवर समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की है। इस ट्रेंड में सारिफीन शाहीन आफरीदी को ज़िंदगी की नई इनिंग्स की शुरुआत पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, जबकि तकरीब जो वलीमे की है वो जुमेरात को इस्लामाबाद में तय है, जिसकी तैयारियां भी जारी हैं। और इस टॉप ट्रेंड में अब तक 18,000 से ज़्यादा सारिफीन ने ट्वीट्स करके शाहीन शाह आफरीदी को शादी की मुबारकबाद दी है। तो बड़ा खुशगवार माहौल था। तमाम जो क्रिकेटर्स की कम्युनिटी है वो हमें शादी की तकरीब में नज़र आई। फिर जो दुल्हा और उनके ससुर हैं
वो भी कुछ आपस में बातें करते किसी कोने में खड़े नज़र आए। तो आपको पता है ऐसे मौक़ों पर तो कैमरा हर जगह पर होता है कि कहाँ दूल्हा जा रहा है और ऑब्ज़र्व किया जाए कि किस किस से कैसे मुलाकात हो रही है, कौन कौन शरीक है। तो इस शादी की तकरीब पे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल्स दें कि आखिर कैसा रहा ये इवेंट। खैर, अब कुछ बात हो जाए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतिमाम पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतालिक मुबाहिसा। तरक्की पजीर ममालिक को तरक्याती अहदाफ के उसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसा तरक्की ज़रूरी है। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि 500 अरब डॉलर्स के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। क्या उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। We welcome the endorsement of the UN Secretary General's SDGs stimulus. This could generate over $500 billion in concessional finance for the countries facing liquidity challenges. We also endorse the early recapitalization of multilateral development banks and enlarge concessional projects and portfolio lending for the SDG and climate goals. Pakistan urges that all $400 billion in unused SDRs be so repurposed. We will also continue to press for the creation and additional $500 billion in SDRs directly linked to SDG targets. A durable solution is needed for the debt problems facing the 59 countries in debt distress. जी, अनवारुल हक काकड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त वो उमूर है जो कौमी सलामती हैं या फिर बैनुल-अक़वामी उमूर है, उसकी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि अभी हमने ये सुना है अनवारुल हक काकड़ साहब को, उन्होंने कहा कि 500 अरब डॉलर्स के जो SDRs हैं उनको कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। थोड़ा सा ज़रा अवाम की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि SDRs हैं क्या और ये किस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आलमी मालियाती निज़ाम है जिसका एक बुनियादी पिलर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक्स हैं, वो बुनियादी तौर पे मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। इसको आप यूँ समझिए कि दुनिया के जो अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबर रियासतें हैं वो इसका हिस्सा हैं और उनके दरमियान जो है जो इख्तियारात हैं कि वो किस हद तक बोरोइंग इस इदारे से कर सकते हैं अपने तरक्याती मंसूबों के हवाले से, उसका जो यूनिट है उसको SDR कहा जाता है। तो जोन सी रियासत जो है उसमें कितना कंट्रीब्यूट करती है और उसमें से कितना बोरो करती है अपने तरक्याती मंसूबों के हवाले से, उसको क्वांटिफाई किया जाता है SDR के यूनिट्स में। तो बुनियादी तौर पे जो हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त आलमी माशी हक़ाइक़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो चैलेंजेस हैं, खुसूसन आप देखें कोविड, क्लाइमेट चेंज, और इसकी वजह से उनके जो माशी मसाइल में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, उसके नतीजे में इस SDR के पूरे निज़ाम को रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि वो एक हकीकत पसंदाना अंदाज में जो आजकल के दुनिया के माशी मसाइल और उनकी नौइयत है उसके एतबार से एक मुनज़्ज़म और साथ ही साथ एक स्टेबल माशी निज़ाम बरकरार रखा जा सके। अच्छा, दूसरा ये जो उन्होंने फार्मूला इस खिताब के दौरान दिया है पायदार तरक्की का, उस पर आप क्या राय रखते हैं और ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इस पर काम हो सके? देखिए, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी इशारा किया, इस वक्त पूरी दुनिया और आलमी बरादरी को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और डिस्प्यूट्स हैं, दूसरा जो है वो माहौलियाती तब्दीली है, और तीसरा जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी या आप यूँ कहें कि फूड सिक्योरिटी और इंसानी तरक्की के हवाले से जो मामलात हैं। तो जो बुनियादी तौर पे जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके रास्ते में ना सिर्फ जो सिक्योरिटी के और डिस्प्यूट्स के हवाले से मसाइल हैं, बल्कि साथ ही साथ माहौलियाती चैलेंजेस हैं और साथ ही साथ भूख और जो इंसानी सलामती के मसाइल हैं वो भी दरपेश हैं। तो वो कह ये रहे हैं
कि इन तीनों मामलात को ना सिर्फ एक जामिया अंदाज में देखना चाहिए और एक मजमूई और इंटरनेशनली वेल कंसिडर्ड और कलेक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ जो बदलते हुए आलमी हालात हैं उनको मद्देनजर रख कर इस निज़ाम को रिव्यू करना चाहिए, ताकि ये आलमी बरादरी और इंसानी जो तवक्कुआत हैं इस इदारे और इस निज़ाम से वो पूरी की जा सके। बिल्कुल आपने बचा फरमाया। अच्छा, मैं चाहूँगी सैयद मोहम्मद अली साहब आप मेरे साथ ही मौजूद रहिए, क्योंकि एक और अहम मामला मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय दीजिए। वो है कनाडा में खालिस्तान तहरीक के बानी हरदीप सिंह के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के सिफारती ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि खालिस्तान तहरीक के बानी को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कत्ल किया, जिसके बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत के सफ़ीर को कनाडा छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी कनाडा के साथ शामिल हो गए हैं। 5 ममालिक ने नजर को कत्ल करने के इल्ज़ामात को संजीदा करार दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान ने भी ये कहा है कि अमेरिका को इस मामले में बहुत तशवीश है। तो सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये जो 5 ममालिक हैं, ये छोटे मुल्क नहीं हैं, ये बड़ी ताकतें हैं जो कि हम आवाज़ होकर एक ही बात कर रही हैं और कन्विंस्ड हैं कि भारत ये कर रहा है और तशवीश भी है उन्हें। ये भारत के लिए कितना अलार्मिंग है कि उसको अपनी रविश तब्दील करना पड़ेगी और इन मुजरिमान को सामने लेकर आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये वक्त गुजरने के साथ, हर गुजरते दिन के साथ ये मामला मजीद पेचीदा भी होता जा रहा है और आपको 3 इसके डायनामिक्स और ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। पहली बात ये है कि दाखिली सतह पे वज़ीर आज़म ट्रूडो के ऊपर दाखिली और अवामी दबाव भी बढ़ रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और टफ स्टांस लें। अपोजिशन की जानिब से भी बहुत बड़ी जो 7,70,000 सिख वहाँ रहते हैं उनकी कम्युनिटी की जानिब से भी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरफ से भी। तो जो दाखिली दबाव है उसके नतीजे में ये बहुत अनलाइकली है कि वो अपनी पोजीशन से बैक ट्रैक करेंगे। दूसरा जो पहलू है, आलमी सतह पे भी न सिर्फ तशवीश में इजाफा हो रहा है बल्कि जो क़यादत है कनाडा की वो कई अहम ममालिक को कॉन्फिडेंस में ले रही है। आप जानते हैं कि अपने पार्लियामेंट से खिताब से पहले उन्होंने सदर बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रेंच प्रेसिडेंट को एतमाद में लिया था, लेकिन आपने नोटिस किया होगा अब से चंद घंटों पहले न सिर्फ ये कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा बल्कि बरतानिया की जानिब से भी इस मामले पे फॉर्मली तशवीश का इजहार किया गया है और उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि ऑस्ट्रेलिया की क़यादत ने इन ममालिक को भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के हवाले से एतमाद में लिया है। लेकिन जो तीसरा पहलू है जिसका आपने भी हवाला दिया उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं कि देखिए दोनों ममालिक फॉर्मली ऑलरेडी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक तरह से डाउनग्रेड तो कर चुके हैं। जो दो ममालिक ने अपने सफारतकारों को एक दूसरे के मुल्क बदर किया है वो बुनियादी तौर पे दोनों ममालिक में अपनी अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज के स्टेशन चीफ्स थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब दोनों ममालिक में जो इंटेलिजेंस का निज़ाम था उसका जो कोऑपरेशन था वो अब ख़त्म हो चुका है और उनमें अदम एतमाद पैदा हो चुका है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जिस तरह के कैनेडियन वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि वो आलमी क़वानीन के हवाले से बहुत सी ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, आप इसको मुख्तसरन अगर आप थोड़ा सा बता दीजिए कि वो इन कवानीन को लेकर क्या सोच रखते हैं तो नाज़रीन को भी पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो चूंकि पार्लियामेंट में भी उन्होंने बताया है कनाडा के वज़ीर आज़म ने कि जो कानूनी ऑप्शंस हैं उस पर कनाडा की हुकूमत गौर कर रही है। इस वक्त देखिए बुनियादी तौर पे 5 जो अहम तरीन आलमी कवानीन के सतून हैं वो इस मामले में बहुत रेलेवेंट हैं और भारत जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल करके सिख लीडर की हलाकत के नतीजे में इन 5 बुनियादी आलमी कवानीन की वायलेशन का मुर्तकिब हुआ है। और वो 5 कवानीन मुख्तसरन में बता देता हूँ। देखिए यूएन चार्टर जो है सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तमाम यूएन मेंबर्स जो हैं उन्होंने वो साइन किया हुआ है, उसमें प्रोहिबिशन ऑफ एग्रेशन की एक कमिटमेंट है जिसकी वायलेशन हुई है। दूसरा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जिसमें जिंदा रहने का हक जो है उससे महरूम किया गया है एक दूसरे मुल्क के शहरी को। जो तीसरा मामला है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग यानी कि गैर कानूनी
तौर पे अगर किसी को हलाक किया जाए उसकी वायलेशन है। चौथा जो है वो इंटरनेशनल लॉ और कस्टमरी लॉ की वायलेशन है, जिसमें दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी को वायलेट किया गया है। और पांचवा और जो सबसे डायरेक्ट और रेलेवेंट कानून है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट एजेंट्स, कि जो रियासत अपने नुमाइंदे और सुफरा को दूसरे ममालिक में तैनात करती है उनके ऊपर भी ये आलमी कानून के मुताबिक जिम्मेदारी है। इसमें मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा अबाइड करें। सही। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जो कि इस वक्त मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि वो तमाम ममालिक हैं जो कि आज़ादी इजहार की बात करते हैं, आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। इससे पहले जब हमने आवाज़ उठाई हम लोग भी यही कहते थे कि अमेरिका की अगर स्पेशली बात की जाए तो आज़ादी इजहार की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, लेकिन भारत को नहीं रोका जाता। लेकिन अब जबकि ये 5 ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए और एक ही बात कर रहे हैं और आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका नतीजा अब क्या निकलेगा? कुछ ऐसे इसके रिएक्शंस आएंगे कि भारत को रुकना होगा या फिर कोई कानून साजी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा भी हरकत में आएगा? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया और मैं समझता हूं कि ये जो मामला है ये पूरे आलमी निज़ाम के लिए, जिसका एक बहुत अहम हिस्सा अक़वाम मुत्तहिदा है, एक बहुत अहम हिस्सा आलमी क़वानीन है, एक बहुत हिस्सा वो आलमी ताकतें हैं जो कि जमहूरियत, इंसानी हुकूक की अलमदार हैं, तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक टेस्ट है कि क्या वो भारत के साथ इस मामले पे वो तमाम क़वानीन और आलमी फोरम्स को इस्तेमाल करती हैं अपनी जमहूरियत, अपने शहरियों की जान माल इज़्ज़त और इंसानी हुकूक के हवाले से जो उनसे तवक्कुआत हैं उनको पूरा करती हैं या नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो भी आगे के ट्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं उसके नतीजे में मैं पूरी हूं कि भारत के हवाले से जो मगरबी ताकतें हैं वो एक हकीकत पसंदाना अप्रोच अपनाएंगी और उनका जो मिजाज है, उनकी जो अप्रोच है, उनका जो तर्ज अमल है उसको मद्देनजर रख के भारत के साथ तमाम शोबों में ताउन को रिव्यू करेंगे। अच्छा, मैं चाहूँगी मोहम्मद अली साहब थोड़ा सा ज़रा इस पर भी आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि ज़ाहिर है एक तिजारती मुआहदा भी है भारत का कनाडा के साथ और भारत नहीं चाहेगा कि उसको धचका पहुँचे या फिर ये मामलात रुके रहें, वो भी फॉर अ लॉन्ग रन। जब तक जस्टिन ट्रूडो मौजूद हैं ताल्लुकात में बेहतरी क्या आप देख रहे हैं? और दूसरा, भारत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जिसको ज़ाती मसला बना लिया जस्टिन ट्रूडो ने, तो आपकी नज़र में ये मामला है क्या? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का ये मौक़िफ़ है कि जी ये हमारी मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, भारत दखल अंदाजी भी कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में भारत ने अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया है और इंटरनेशनल निज़ाम और इसकी अहमियत को अंडर एस्टिमेट किया है। दूसरी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपनी इनफरादी सियासत के लिए ये नहीं कर रहे हैं और उसके 3 सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहली बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने ना सिर्फ ये कि इससे पहले इस खिताब से पहले बहुत एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स ली हैं और उनके सामने वो शवाहिद और सबूत पेश किए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने, मतलब ये बहुत गैर संजीदा बात होती कि उनके पास सबूत ही नहीं है और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ को भेज रहे हैं भारत, या वो खुद सदर मूडी से G20 की साइडलाइंस पे वो बात कर रहे हैं और उनकी बात में कोई वजन ही नहीं है, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ बात है। और आखिरी बात जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है भारत के मुलविस होने का, वो ये है कि देखें, गुड फेथ में उन्होंने उनसे कॉपरेशन ही मांगा था ना इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन भारत ने उसको डिसमिस किया है। इसका मतलब है भारत अवॉइड करना चाहता है इन्वेस्टिगेशन को और वो बात को और बहस को और मामले को डाइवर्ट करना चाहता है और रबिश करना चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हकायक सामने आए जिसके नतीजे में दुनिया पे ये साबित हो जाए कि भारत सिर्फ इस खित्ते में अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि आलमी सतह पे दहशतगर्दी और पॉलिटिकल असैसिनेशन को एज अ पॉलिसी अपनाए हुए है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और अब ये चीज़ जाहिर है ये प्रॉपरली रजिस्टर होगी क्योंकि 5 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जो मिलकर इस पर एक मौक़िफ़ रख रही हैं और ऑब्वियसली इस पर प्रोबिंग भी होगी कि आया ये हुआ क्या, कैसे हुआ। एनी हाउ देखते हैं आगे चलकर इसके क्या नताइज निकलते हैं। भारत को अपनी रविश तो एनी हाउ बदलना ही होगी
होगी। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आप मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें बहुत अच्छे से जो कनाडा और भारत के ताल्लुकात हैं उन पर हमें समझाया कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अब कुछ बात हो जाए जनाब कल रात को होने वाले इवेंट की। कल रात को कराची में शाहिद खान आफरीदी की बेटी की शादी की तकरीब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के साथ अंजाम पाई। शादी की तकरीब कराची के एक मकामी मैरिज हॉल में हुई, जहां शाहीन शाह अपनी दुल्हन अंशा आफरीदी को लेने पहुंचे थे। दुल्हा साहब शाहीन शाह ने सफ़ेद कुर्ता शलवार के साथ गोल्डन कोट जेब किया हुआ था। इस तकरीब में दीगर मेहमानों के साथ क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद भी शरीक थी। सारे दोस्त अहबाब उनके साथ थे और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे शाहीन शाह आफरीदी। तो हम भी उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, अल्लाह करे कि उनके लिए इंतखाब बेहतरीन साबित हो अंशा आफरीदी का और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि कुछ एडवेंचरस मैं भी हूँ। तो एक पाकिस्तानी खातून की मैं बात करूंगी जो जल्द खला में जाने वाली हैं। पहली पाकिस्तानी खातून बनने का एजाज़ उन्हें हासिल होने वाला है जो कि खला में जाएंगी। तो नुमैरा सलीम पाकिस्तानी पहली खातून होंगी जो ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर सफ़र करेंगी। 5 अक्टूबर को उनको रवाना होना है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर नुमैरा से आपकी मुलाकात करवाते हैं। नुमैरा सलीम 44 साला पाकिस्तानी खातून फ्रांस में रहती हैं। नुमैरा सलीम 5 अक्टूबर को स्पेस के लिए रवाना होने वाली है। हालिया दिनों पाकिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात ने भी इनसे मुलाकात की थी। नुमैरा सलीम ने फ्रांस में रहते हुए स्पेस रिसर्च के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। नुमैरा 2015 में एक गैर मुनाफा बख्श खलाई ट्रस्ट की बुनियाद भी रख चुकी हैं। नुमैरा का नाम मारूफ अरबपति रिचर्ड बैंसन की खलाई कंपनी वर्जिन की बुनियाद रखने वाले अफराद की फहरिस्त में भी शामिल होता है। नुमैरा सलीम ने कुछ नया करने की ठानी तो अपोलो 11 मिशन के 50 साल मुकम्मल होने पर होने वाले खलाई सफर के लिए $2 लाख का बरतानवी स्पेस फ्लाइट का टिकट हासिल किया है और अब यानी 5 अक्टूबर को इनकी रवानगी होने वाली है। और रवानगी से पहले वो आज दुनिया बोल है की मेहमान हैं। जी जनाब, पहली खला नवर्द खलाबाज खातून नमीरा सलीम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नमीरा, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। नमीरा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी इंस्पिरेशन कौन था, आपको कैसे ख्याल आया इस एडवेंचर का? जी मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे पोल स्टार दिखाया था, जिसकी वजह से मुझे स्टार्स पे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया। एंड इन एनी केस में ये ख्वाहिश पैदा होते ही मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी और मैंने हमेशा कहा था कि मैं स्पेस में जाऊंगी। ये एक इनबॉर्न विश थी मेरी। अच्छा, तो नमीरा यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा, कुछ बताएंगे? इसके लिए ट्रेनिंग्स क्या थी और कब से आप प्रिपेयर कर रही हैं खुद को कि आपने स्पेस में जाना है? वेल एक तो बचपन का ख्वाब था, लेकिन ये मैंने टिकट लिया था जो पहली निजी खलाई कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, उसके साथ। तो वो मैंने 2006 में लिया था। तो 17 साल का सफ़र रहा है। ज़ाहिर है इसमें टाइम बहुत लगा है, लेकिन हमने एक कमर्शियल स्पेस लाइन बना दी है जिसकी वजह से हर कोई फ्यूचर में स्पेस में जा सकेगा। क्या बात है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी को चांद पे लेनी है, चांद तक भी अगर जाना है तो वो बाकायदा जाकर देख सकेगा प्लॉट कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, राइट? उसमें टाइम लगेगा। अभी जो है मतलब नेशनल लेवल पे कंट्रीज जा रही हैं मून पे, मतलब वहां जाके वो बेस बनाएंगी, लेकिन प्राइवेटली जाने में जरूर थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अच्छा, 17 इयर्स का आपने बताया कि सफ़र है और आपने 2006 में ये टिकट लिया था। अभी मुझे बताइएगा कि जाने से पहले तैयारी क्या हो रही है, किस तरह खुद को प्रिपेयर कर रही हैं, और 5 अक्टूबर को अगर आप निकलेंगी तो ये कितना टाइम इसको लगेगा वापसी तक, आप कब तक आ जाएंगी? ये जी कोई लंबा सफ़र नहीं है, ये इसको हम सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स कहते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए ऑर्बिट में जाके और इनफैक्ट ऑर्बिट को ब्रेक करके वहाँ पे थोड़ी देर फ्लोट करके ज़ीरो ग्रेविटी में वापस आ जाएंगे। हम कोई जाके रहेंगे नहीं। तो ये 5-10 मिनट जो हमें ज़ीरो ग्रेविटी में जो टाइम मिलेगा उसमें हम केबिन के अंदर फ्लोट करके आ जाएंगे। नॉर्मली ऐसी फ्लाइट्स जो हैं वो 9 से 11 मिनट में आ जाती हैं वापस, लेकिन हमारी जो फ्लाइट है वो 1.25 घंटे की है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये कि हम अर्थ को स्पेस से देखेंगे, डार्क स्काई को, और दूसरा ये कि जो व्यू है प्लैनेट का
जिसमें बाउंड्रीज नहीं नजर आती, और जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस है कि हम वो फ्लोट करेंगे जीरो ग्रेविटी में। अच्छा, अब तो नमीरा आप कितनी एक्साइटेड हैं आप? जाहिर है कि जो लोग सितारों से प्यार करते हैं या फिर जिनको इंटरेस्ट होता है स्पेस में, सोलर सिस्टम में, तो यकीनी तौर पर वो एक ख्वाब रखते हैं कि हम स्पेस में जाएं और ऊपर से जाके ज़मीन को देखें। तो आप कितनी एक्साइटेड हैं, क्या सोच रही हैं, कुछ बताएंगी, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। जी ज़ाहिर एक्साइटेड हूँ, इतना वेट किया है और ड्रीम कम ट्रू है। ज़ाहिर है 24 करोड़ अवाम में मैं एक वाहिद हूँ जिसने, बहुत लोगों ने ऐसे ख्वाब देखे होंगे, लेकिन अगर मेरा पूरा हो रहा है तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मुल्क से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। And I'll be flying the national flag to space, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। अच्छा नमीरा, आप थोड़ा सा कुछ शेयर करेंगी कि ये फाइनेंशियली कितना एक्सपेंसिव है, या फिर अगर एक नॉर्मल इंसान भी कोशिश करे कुछ जमा करके जाने की, तो वो अपना ये ड्रीम जो है वो उसको पूरा कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, इसलिए कि अभी ये जो स्पेस फ्लाइट है ये कमर्शलाइज हो चुकी है। तो इसमें ये है कि कॉमन आदमी जो है वो भी फ्यूचर में इसको अफोर्ड कर सकेगा। अभी जब मैंने टिकट लिया था तो ये 2 लाख का टिकट था डॉलर्स में। इस वक्त टिकट हाई हो गया, बहुत, 4.5 लाख डॉलर्स का है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये टिकट जो है इसकी प्राइस कम होती जाएगी, क्योंकि ये कमर्शियल वेंचर है। तो जितने लोगों की डिमांड होगी, जितना वक्त आगे जाएगा, टिकट की प्राइस कम होती जाएगी। सही, ज़बरदस्त। तो नमीरा थोड़ा सा अगर अपने बारे में बताएगा कि आप इसके अलावा क्या करती हैं, क्योंकि ब्यूटी विद ब्रेन तो आप हैं माशाल्लाह, और स्पेस बड़ा हट के एक अपना शौक भी आप रखती हैं। तो इसके अलावा कोई प्रोफेशन अपना आपका क्या है, कुछ शेयर कीजिए। कैसी लाइफ है, फैमिली की कितनी सपोर्ट है, कुछ बताएंगे अपने बारे में? जी, मेरे फादर यहाँ दुबई में मूव हुए थे 1981 में। तो हमारा जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का बिजनेस था, फैमिली बिजनेस। तो ही डिड वेरी वेल। तो मैं तो इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन वैसे आई वाज ऑल अ पार्टनर ऑफ द कंपनीज, इक्वल पार्टनर। एंड मैं पर्सनली जो है, मेरी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं रन करती हूँ। एंड मैं स्पेस इंडस्ट्री में, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अमन, स्पेस के थ्रू अमन कैसे पैदा हो सकता है और स्पेस टेक्नोलॉजीज के थ्रू हमें दुनिया में किस तरह की फ़ायदे हो सकते हैं, डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ कैसे इम्प्रूव हो सकती है, उसको मैं प्रमोट करती हूँ। और उसके अलावा बस क्रिएटिव काम कुछ करती हूँ। ज्वेलरी की एक मेरा ब्रांड है, वो मैंने अभी लॉन्च नहीं किया है, मगर वो भी नाइट स्काई से इंस्पायर्ड कुछ ज्वेलरी है जो मैंने बनाई है। ज़बरदस्त। तो नमीरा, कुछ प्लान्स हैं कि आप पाकिस्तान भी आएंगी और ये ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ पाकिस्तान के लिए हट के यहाँ से करना चाहें आप? बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहती, बिल्कुल करना चाहती हूँ। कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस की एप्लीकेशन पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुई है। हमारा स्पेस सेक्टर बहुत ज़्यादा बिहाइंड है और उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो न्यू स्पेस नेशंस हैं आजकल की न्यू स्पेस एज में, वो कितना आगे तक जा चुके हैं। आप यूएई को देख लें, आप सऊदी अरब को देख लें, ये सब जो है वो मॉडल फॉलो कर रहे हैं जो हमारी कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री का मॉडल है, जो न्यू स्पेस एज का मॉडल है। उससे वो अपने मुल्क में हर तरह से स्पेस टेक्नोलॉजीज को अप्लाई कर रहे हैं, अपने एस्ट्रोनॉट्स को वो कमर्शियली स्पेस में भेज रहे हैं। अभी आप देखें, यूएई से एक एस्ट्रोनॉट आए वापस, मतलब वो दुनिया का सबसे लंबा अरब स्पेस मिशन करके। वो 6 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी रहे हैं, उन्होंने स्पेस वॉक भी की है, और पूरा मुल्क जो यहाँ पे यूएई में उन्होंने उसको बहुत ही मतलब इज्जत अफजाई के साथ रिसीव किया है। तो हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्पेस सेक्टर जो है उसमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि न्यू स्पेस एज में कैसे अडेप्ट करना है टू द कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री, एंड कैसे उससे फायदा लेके हम अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं स्पेस, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में। क्योंकि मुझे आपकी बात में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि डे टू डे हमारी रूटीन पर इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं, असरअंदाज होता है, जिस पर आप काम करिए, जिसकी प्रमोशन के लिए आप इस वक्त जुड़ी हुई हैं। तो कुछ बताएंगी कि किस तरह हम लोग इससे इफेक्ट होते हैं? स्पेस टेक्नोलॉजीज जी, जो हमारी अर्थ है उस पे स्पेस टेक्नोलॉजीज की एप्लीकेशन जो है डेली बेसिस पे होती है। हम इसको रियलाइज नहीं करते कि कैसे एवरी डे वी हैव थिंग्स लाइक जीपीएस। अगर कभी कोई फ्लड या अर्थक्वेक आता है तो कैसे हम स्पेस टेक्नोलॉजीज के थ्रू डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं और हम ये डिजास्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं।
देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। फिर ऊपर से एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं आजकल मेडिकल एक्सपेरिमेंट स्पेस में, जिससे दुनिया में हमारे मेडिकल फील्ड को फायदा हो सकता है। फिर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं, मतलब स्टेम एजुकेशन प्रमोट हो सकती है स्पेस इंडस्ट्री के थ्रू। तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपकी एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन करें, उनके साथ पार्टनरशिप्स करें और अपने मुल्क में और ज़्यादा स्पेस टेक्नोलॉजीज को लेके आए, ताकि उससे पूरे मुल्क को फ़ायदा हो हर सेक्टर में। चलिए जी, थैंक यू सो मच नमीरा फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। आप खैर से जाएं, खैर से आएँ। और शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी अच्छी बात है आपने ये बताया कि डे टू डे जो हमारी रूटीन है वो किस तरह इफेक्ट होती है, और जब फ्लड डिज़ास्टर्स वगैरह आते हैं तो किस तरह स्पेस से मैनेज किया जाता है। पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है इस इंडस्ट्री में, तो बिल्कुल इस पर फोकस भी होना चाहिए, इस पर काम भी होना चाहिए। जितने एडवांस होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो नमीरा से हमने बात की, बड़ा अच्छा लगा। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी। हाल ही दिनों एक रिक्शा ड्राइवर की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है। रिक्शा चलाना और मेहनत से रोज़ी कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि पाक और हलाल रोज़गार की तलाश में घरों से बाहर निकलने वाला हर शख्स काबिल इज़्ज़त और सताइश है। लेकिन इस वक्त यहाँ एक ख़ास रिक्शा ड्राइवर की वायरल वीडियो हमारे मुआशरे की अबतर हालात की निशानदही करी, क्योंकि हर वो शख्स जो रिक्शा चला रहा है उसका नाम मंसूर अकबर है, और सर मंसूर अकबर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जो इसी माह रिटायर होने वाले हैं। सिर्फ बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी ही नहीं, बल्कि सर मंसूर गोमल यूनिवर्सिटी समेत 2 जामियात के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। उनका मानना ये है कि रोज़ी रोटी कमाने के लिए पाक रोज़गार की जुस्तजू इबादत है, और वो यही कर रहे हैं। तो आए फिर आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मंसूर साहब, ये आइडिया आपके ज़हन में कहाँ से आया, रिक्शा ही क्यों चलाया? देखिए, इसकी बैकग्राउंड ये है कि मैंने अपना एक यूट्यूब बनाया कुछ माह हुए हैं। अच्छा। और कुछ माह हुए हैं, और ज़ाहिर है वो अब कई चीजें रिपीट हो रही हैं। वो कहते हैं व्हेन एन ओल्ड मैन डाइज वन लाइब्रेरी इज डिस्ट्रॉयड। तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि ये जो हमारे पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, देखिए किसी मुल्क की आप हिस्ट्री देखें तो सिस्टम सेंट्रिक होता है, इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है। हमारे मुल्क में इंडिविजुअल सेंट्रिक है, जजेस का रोल है, जनरल्स का है, पॉलिटिशियंस का है, लॉयर्स का है। तो ये इंटेलेक्चुअल्स का भी रोल है, और इंटेलेक्चुअल्स का रोल बड़ा खूबसूरत होता है अगर कोई मुआशरा उनको एक्सेप्ट करे। हम बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़ा लिखे राइटर्स हैं, उनका रोल इस मुआशरे ने डिस्करेज किया है। एनी हाउ, मेरा एक चैनल है, तो मैंने जो जिंदगी को देखा जैसे, तो हुआ ये हकीकत बता रहा हूं कि रक्शे वाला गुजरा और वो आगे जाके ठहर गया। मैं वॉक करता हूँ, तो उसने मुझे कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, ये पिछले 1 माह में 50 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, हमारे तो होश उड़ गए हैं। तो मैंने कहा अब रक्शे की किराया तू बढ़ाएगा? तो मैंने मेरे साथ एक नैब कासद है जिसने मुझे ये जो कमर, मैंने उसको कहा कमर आओ वापस, मैंने उसको कहा तू ठहर जा, मैं इसी पे आज वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो के पीछे 2-3 जो बड़े मकासद हैं, वो ये है, अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस मुआशरे में जो सफोकेशन हो गई है महंगाई की वजह से। मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर आप माइक्रो लेवल पे देखें तो खासकर लड़कियों को उन्होंने पढ़ाना छुड़वा दिया है कि जी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। खैर है, लड़के पढ़ लें, बच्चियां पराया माल है, जो मुझे दुख है, मैं खुद जेंडर प्रमोटर हूं। उसके बाद आप ये कह दें कि ठीक है हम 50 रुपए पेट्रोल बढ़ा रहे हैं लेकिन 24 जून तक नहीं बढ़ेगा, फिर भी लोग कुछ तो उम्मीद, ट्रस्ट बिल्डिंग जो इस नेशन में खत्म हो चुका है। आपको ये नहीं पता इलेक्शन कब होगा, आपको ये नहीं पता कल क्या होने वाला है। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नऊजुबिल्लाह, वो एक भावलपुर का वाकया हुआ, आई बेट ऑन माई लाइफ, इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मीडिया ने कहा चकला बन गया है। और मैंने फिर वीडियो 2 वायरल किए कि खुदा रसूल के लिए, मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी, ये तो न बोले। ठीक है, एक हो गई। अब बात यह है जी कि इस वीडियो पे मैं आऊं, बड़ा मेरा मकसद यही था कि ये जो पेट्रोल है। दूसरी बात यह है कि एक मैसेज है 2-3 दफा रिपीट हो चुकी है कि कोई
रिस्क हिलाल में कोई बुराई तो नहीं है, रिस्क हिलाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था, उसने कहा जी देखिए बेहतरीन मुसलमान कौन है? तो बात यह है कि हमारे जो यूथ है इनकी इंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। हमारा यूथ जी इस वक्त बड़ा फ्रस्ट्रेट है, जॉबलेस है। देखिए मंसूर साहब, मेरा ये मकसद है कि देखिए आपने बात बहुत अच्छी की है, रिस्क हलाल ही कमाना चाहिए और उसी में बरकत भी होती है, सुन्नत भी है। काम किस तरह का भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक है, बड़े पैमाने पे नहीं छोटे पैमाने पर चाहिए। अभी जो मौजूदा यंगस्टर्स हैं उनमें एक मायूसी है, मैं चाहूँगी उनको मोटिवेट करने के लिए आप कोई मशवरा दीजिए। बड़ी अच्छी वीडियो आपने बनाई कि भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मायूसी ना हो, मोटिवेट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये किस तरीके से इसमें कंसिस्टेंसी लाई जाए? देखिए जी, सिंपल है, आप एजुकेशन को, पख्तूनख्वा में एक नारा लगा था, मैं उस वक्त गोमल का वीसी था और ये HEC लेवल पे जावेद लगारी उस वक्त वो होता था हमारा चेयरमैन, उन्होंने कहा जी 4% GDP का आप तालीम को दें, तालीम को 4% कौम को संवार दो। ये बात आपकी मंसूर साहब बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूंगी चूंकि आप वाइस चांसलर भी हैं और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर भी हैं, फिर आगे रिटायर भी हो रहे हैं, आपने जो आजकल के नौजवान की साइकी समझी है, मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं, कोशिश छोड़ देते हैं, चाहते हैं कि उनको प्लेट में मिल जाए। उनको किस तरह गाइड करेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? देखिए जी, गवर्नमेंट माइक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल, उनका ये है कि उनको आप कॉन्फिडेंस दें। मैंने जो एक बात आपसे की, ट्रस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस नेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग आपका गिरा है, वो ना उम्मीद हो चुके हैं, हालांकि सारे नहीं होंगे। मेरे ये टैलेंट्स, हमारा जो यूथ है ये बड़ा टैलेंटेड है और ये फीमेल मेल से भी ज्यादा टैलेंटेड है, मैंने ये देखा है। और अब बात ये है जी कि उनकी इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप उनको कुछ कर्जा दे दें, देखिए एक सेहत कार्ड शुरू हुआ था। देखिए मंसूर साहब मेरी बात सुने, देखिए ये मामलात जो है ना, ये गवर्नमेंट लेवल के मामलात हैं, वो अपने तौर पर जो भी स्कीम्स लेके आते हैं या जो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, जो ऑफर्स देना चाहते हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। मैं बिहेवियरल जो इश्यूज हैं हमारे यंगस्टर्स के, मैं चाहूंगी मैं उन पर आपसे गाइडेंस लूँ। पॉलिटिकल एनालिसिस तो होता रहता है, हम दिन रात चैनल्स पर यही बातें सुनते हैं, मैं चाहूंगी आप उस्ताद हैं, उस पर बात करें। हाँ देखें, अब ये अनफॉर्चुनेट है, दे बी वेल एजुकेटेड, ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सोसाइटी अनपढ़ से नहीं है, रॉन्गली एजुकेटेड से है। आपके इस वक्त इतने गोस्ट लॉ कॉलेजेस हैं, सारे काला कोट पहन के कचहरी में जा रहे हैं। आपकी इंस्टीट्यूशन, आप पहला काम ये करें कि इस कौम को बी राइटली एजुकेटेड। अब एक MBA आ जाता है, MBA है, उसको बेसिक नहीं आते, सवाए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लम या उनको आप छोड़ दे, बात फिर वही आ जाएगी। यू फोकस मोर ऑन एजुकेशन। आप एजुकेशन को एट द हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आपने तो उसको कुछ नहीं दिया। अब मैं आपको HEC की बात बताता हूं, जब मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा, आप HEC ने डिड एक्सीलेंट, आपने उसका फंड रोक दिया। मंसूर साहब आप ये चाह रहे हैं, आपका ये मकसद ये है बात करने का कि तालीम पर फोकस बहुत जरूरी है, तालीम के लिए फंड्स वाफर मिकदार में होने चाहिए, हमारी प्रेफरेंसेस में तालीम को शामिल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इस कौम, बिल्कुल, और ये कौम रियलिस्टिकली सुने, बिल्कुल कौम रियलिस्टिकली सुनेगी तो ही चीजें बेहतर होंगी। कौम को भी अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, तालीम पर ध्यान देना पड़ेगा, भले लड़का हो लड़की हो, पेरेंट्स का भी इसमें बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया मंसूर अकबर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और चलाकर नौजवानों को ये बात समझाइए कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करो, तालीम हासिल करो और मेहनत में ही बरकत है, हलाल रोजी रोटी कमाओ, बाकी अल्लाह हाथ पकड़ने वाला है, हाथ हिलाएंगे तो अल्लाह भी मदद करेगा ना, घर बैठे कुछ नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं मौसम की शिद्दत की। जनाब, कराची में पिछले 3 दिन से गर्मी की शदीद लहर है और वो AC जो कि बंद हो चुके थे वो फिर से चल गए हैं और पेश गोई बारिश की थी और आज सुबह से कई इलाकों में बादलों के डेरे भी हैं। उधर लाहौर, ननकाना साहिब, साहिवाल, ओकाड़ा, पंजाब के दीगर इलाकों में होने वाली तेज़ बारिश के बाद मौसम अच्छा हो गया है। लाहौर में तो मौसम अच्छा हो गया, लेकिन इंतज़ामी नाअहली के बायस दीगर मसाइल शुरू हो गए हैं। कहीं
नशेबी इलाकों में कीचड़ जमा हो गया है, कहीं तवील टाइम से बिजली बंद है और मुख्तलिफ इलाकों में कुछ मौसम की ऐसी सूरत हाल है। राना नईम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खानपुर से, उनसे पूछते हैं वहाँ पर वो क्या देख रहे हैं। जी राना नईम। हाँ जी, गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश की वजह से शहर और गिरदोनवा का जो मौसम है खुशगवार हो गया है, क्योंकि भादों की गर्मी जो है ना, शदीद गर्मी और हब्स की वजह से शहरी और किसान सख्त परेशान थे बारिश की वजह से। जो शहरियों और किसानों के चेहरे हैं वो भी खुशी से खेल उठे हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने 3 रोज़ कबाली जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशन गोई की थी। अब जो फसल कपास है उस पर जो 3 रोज़ से 4 रोज़ से जो हमला था सफ़ेद मक्खी का वो भी ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा बारिश की वजह से फसल धान और कमात की फसल पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। तो शहरियों ने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है और किसानों का ये भी कहना था कि इस बार जो है ना बारिश की वजह से कमात की फसल है उसमें काफ़ी आमदन होगी। जी, खानपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई है। राना नईम हमें अपडेट कर रहे थे और पता है आपको कि कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मानसून के बाद अब मौसम कुछ तब्दील हो जाएगा। तो पंजाब साइड पर तो हम ये तब्दीली देख रहे हैं क्योंकि आगे सर्दियां वहाँ जल्दी आ जाती हैं, लेकिन कराची वाले मुंतज़िर है बारिश के कि बारिश हो तो कुछ गर्मी की शिद्दत में कमी हो, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी यहाँ पर महसूस की जा रही है। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि आज बारिश होनी है, खुल के होनी है या नहीं होनी है। सरदार साहब बता दें, कराची वाले तो इंतजार में ही रहते हैं, अबरे करम कहीं और बरस जाता है। सरदार साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सरदार साहब बताइएगा क्या सूरत हाल आज कराची में रहने वाली है मौसम की? बादल तो हैं? जी बिल्कुल, बादल तो पहुंच चुके हैं, छाए हुए हैं और इम्कान है कि शाम तक आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में कुछ हल्की बारिश है, कुछ ज्यादा नहीं है, कहीं हल्की और कहीं दरमियानी इस टाइप की हो सकती है शाम में जाकर या रात में। इलाकों में होगी या पूरे कराची में होगी? हाँ, ऐसे ही लग रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में होगी, शायद सभी जगहों पर ना हो। उसकी वजह यही है कि जो मेन सिस्टम है ना वो तो कराची के जनूब में समंदर की तरफ निकल रहा है, तो उसकी जो आउटर पेरिफेरल इफेक्ट है वो उसी के नतीजे में कुछ जगहों पर हो जाए, कुछ जगहों पर ना हो, ऐसा ही इम्कान लग रहा है। अच्छा, गर्मी काफ़ी महसूस की जा रही है, खब्स की सी कैफियत है बिल्कुल। इसके बाद बारिश तो होती है, लेकिन ये कितने दिन तक ये सिस्टम रहेगा या फिर हल्की बारिश के बाद ठंडा हो जाएगा? देखिए, असल में सी ब्रीज उसकी वजह से वो हुई है ना, रुकी हुई है, वो स्पीड बिल्कुल नहीं है सी ब्रीज की। लो प्रेशर एरिया जो बना हुआ है कराची या पूरे जनूबी सिंध पूरे के साउथ में समझ लेना, इंडियन रन ऑफ कच्छ और जो ज्वाइनिंग अरेबियन सी है उस पर, तो उसकी वजह से सी ब्रीज ब्लॉक हुई होती है। तो अब इम्कान ये है कि जैसे ये आगे निकलेगा कल तक खत्म होगा ये लो प्रेशर एरिया, यहाँ से कुछ बारिश बरसा के कुछ आगे निकल जाएगा। चलें, कल तक ये खत्म होगा, सी ब्रीज बहाल होगी, कुछ मौसम बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब मौजूद रहे और तवक्को यही है कि आज अल्लाह करे कि रात में बारिश हो जाए तो कुछ ठंडक हो जाए। यहाँ गर्मी काफ़ी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर खुर्रम बशीर, वन एंड ओनली डॉक्टर खुर्रम बशीर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आज तो माशाल्लाह ब्लैक कपड़ों में आए हैं तो और डैशिंग लग रहे हैं। फिटनेस का राज भी कभी शेयर करें ना डॉक्टर खुर्रम? मैंने कहा कि सैरिश इतनी जबरदस्त लगती हैं तो मैं तैयारी बराबर से, मतलब मुकाबला बराबर से होना चाहिए ना ये। अच्छा डॉक्टर खुर्रम, आजकल आपको पता है कराची का वेदर भी कुछ गर्म है, बहुत बाकी जगहों पे हम देख रहे हैं कि बारिशें चल रही हैं, और जब ये मानसून या बारिशों वाला सीजन होता है ना तो दाने कील महासे में बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा, और सर के अंदर भी, फिर डैंड्रफ ऐसी हो जाती है, गर्मियां सर्दियां रहती है कुछ लोगों को। बिल्कुल तो इश्यूज बहुत सारे हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, स्पेशली मौसम के चेंज को लेके। बिल्कुल सही। आपके पास आजकल पेशेंट ज्यादा किस चीज के आ रहे हैं? एक तो जैसे ही मौसम चेंज होता है 5 चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। डैंड्रफ आपने बताया, ठीक है, एक्जिमा, ठीक है, एक चीज होती है सोराइसिस, आपने सुना होगा शायद अक्सर ना, सोराइसिस वो पूरे जिस्म पे लाल लाल दाग होते हैं, बड़ी स्किन ड्राई हो जाती है वो। थर्ड चीज़ होती है बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन, कि जो अंदर बॉडी पार्ट्स है, जैसे आपके अंडर आर्म्स हैं या लेग्स हैं, वहाँ पे पसीना बहुत जमा हो जाता है, उससे फंगस डेवलप होती है। और एक चौथी चीज़ जो बड़ी कॉमन है, बॉयल, यानी इस तरह के फोड़े होते हैं, बॉयल्स, अगर लोग गूगल भी करें BOIL, ठीक है, कहीं कमर पे हो जाता है, कहीं अंडर आर्म्स हो जाता है, वो इतना पेनफुल होता है, उसकी वजह से आपको बुखार भी होता है।
सही। और अच्छा, मैं ये चाहूंगी कि हमारे नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर वो डॉक्टर खुर्रम से अपने किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से बात करना चाहते हैं तो सवाल करने के लिए टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप कॉल मिलाइए, सवाल का जवाब डॉक्टर खुर्रम देंगे, तो किसी भी तरह का मसला आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर खुर्रम, मुझे ये बताइएगा कि जो डैंड्रफ है, अमूमन हम ये सोचते हैं कि शायद सर्दियों में थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है तो डैंड्रफ हो जाता है, लेकिन गर्मियों में डैंड्रफ का क्या तुक है? दोनों टाइम पे होती है सर, लोग समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि जो हमारी डेड स्किन है वो डेड स्किन नहीं होती, वो एक तरीके का फंगस होता है, फफूंदी होती है, ठीक है। जैसे दीमक होती है आपके दरवाजे को, दीवार, लकड़ी को खा जाती है, इस तरह डैंड्रफ जो होती है गर्मी में भी हो सकती है, सर्दी में भी हो सकती है, ये इन्फेक्शन है। अच्छा होता क्या है, लोग कहते हैं कि जी अब मुझे डैंड्रफ बहुत होती है क्योंकि सर पे चिकनाहट भी है बहुत, तो मैं तेल नहीं लगाता हूँ, ठीक है, तेल नहीं लगाता मैं जी, कंघा कम करता हूँ क्योंकि कंघा करूँगा तो जी मेरे बाल झड़ने लगते हैं, अंदर से डैंड्रफ बहुत निकलती है। जितना ज़्यादा आप कंघा करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप तेल डालेंगे, ठीक है, ये नहीं कि तेल डाल के आप भूल जाएं, ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप शैम्पू करेंगे, ये नहीं कि रोज़ करें, हफ्ते में 3 दिन, ठीक है, और प्रॉपर क्लिनजिंग बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, प्रॉपर क्लिनजिंग का हम लोग समझते हैं कि जी रोज़ाना शैम्पू कर रहे हैं, बहुत तेज़ वाला शैम्पू कर रहे हैं, झाग वाला शैम्पू कर रहे हैं, नहीं, जितना माइल्ड शैम्पू होगा, जितना उसमें झाग कम बनेंगे, बेबी शैम्पू, ठीक है, उससे आप बाल धोएं, अच्छा सफाई अच्छी रखें, तेल खूब टाइम पे डाला करें, कोई अच्छा सा डॉक्टर से मिलके आप लोशन ले लें जिससे आपके बाल खोरा, इससे डैंड्रफ से बाल खोरा भी हो जाता है। अच्छा, इस वक्त हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, ज़ारा हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, क्या पूछेंगी आप? वालेकुम सलाम जी, पूछिए। वालेकुम सलाम, मैं डॉक्टर खुर्रम से अपनी स्किन के बारे में थोड़ा पूछना चाहती हूँ। जी मैं ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी मैं ज़ारा, मैं अपनी स्किन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और बिल्कुल मेरा कलर इतना ज़्यादा सर्दियों में भी, और मतलब पानी ना पीने की वजह से, पता नहीं किस वजह से मेरी स्किन पे छोटे छोटे धब्बे हैं, इतने ज़्यादा नोज पे छोटे छोटे वो दाने वगैरह हैं, तो बिल्कुल भी स्किन मेरी ठीक नहीं होती है और कलर मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और ज़ारा मुझे बताइए कि जो आपके निशान है वो उभरे हुए निशान है या स्किन के साथ ही लगे हुए, जैसे स्किन के अंदर जी? हाँ जी, स्किन के अंदर लगे हुए, अंदर की तरह नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, धूप में तो नहीं जाती हैं आप ज़्यादा? धूप में जाती हूँ काफी ज्यादा, क्योंकि मेरे तबीयत का काम है, मैं स्टडी भी करती हूँ, तो मेरे बाजू के ऊपर भी काफी टैनिंग वगैरह हो गई है। अब मैं आपको बेफिक्र हो जाए, मैं आपको एक तो होम रेमेडी बताऊंगा और एक दवाई बताऊंगा जो आपको गुजरांवाला में ही आराम से मिलेगी, ठीक है। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, खाने की चीज भी बताऊंगा। जी, ज़ारा के बिल्कुल, ज़ारा ने जो बताया वो कह रही है उनकी पिगमेंटेशन डेवलप हुई है, ठीक है। अच्छा ज़ारा, एक तो आप ना बहुत कॉमन है, लोगों को समझ में नहीं आता, चुकंदर का रायता, ठीक है, अच्छी तरह चुकंदर आप बॉईल करके दही के साथ ना तकरीबन 2 से 4 बड़े चमचे वो आप डेली खाया करें, ठीक है। अच्छा, 2 टाइम आप टैबलेट खाएंगी टोकोफेरोल, TOCOPHEROL, ठीक है, गुजरांवाला में आराम से मिलेगी, आप बड़े मेडिकल स्टोर पे जाएं, टोको TOCOPHEROL 200 मिलीग्राम की, ठीक है, टोकोफेरोल, या अगर वो नहीं मिलती है इन केस तो आप एवियन, बड़ी कॉमन है, ठीक है, वो 2 टाइम ले लें। अच्छा, अब आपको चेहरे पे एक तो क्या करना है, एक होम रेमेडी रोजाना करना है आपको। आप घर में जो आपके डबल रोटी आती है ना, उसके किनारे काट लें आप, ठीक है, और रात को ना एक छोटे प्याले दूध में डाल दें, ठीक है, उसके अंदर आप डालें थोड़ा सा, आप उसके अंदर हल्दी डालें, ठीक है, 1 चमचा आप उसमें चने का आटा डालें और उसके अंदर डालें थोड़ा सा मिश्री, अच्छी तरह से मिश्री या शहद, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके रख दें, ठीक है। तमाम दूध, तमाम चीज़ें, तमाम हल्दी वो डबल रोटी में चली जाएगी। सुबह को आपने क्या किया, उठी, पानी पीने के बाद, ठीक है, आपने डबल रोटी के किनारे मलमल के दुपट्टे में लेके ना, मलमल का दुपट्टा हो या कोई भी कपड़ा हो, पूरे चेहरे पे आप अच्छी तरह से चेहरे पे हाथों पे डैप करें, है ना, अच्छी तरह टैपिंग करें, उसको छोड़ दें और 5 मिनट के बाद वो खुद जम जाएगा। तो जैसे बच्चों के मैल नहीं छुड़ाते उस तरह आप स्किन को धोएं, ठीक है। अच्छा, एक क्रीम मैं आपको बता रहा हूँ गुजरांवाला में आराम से मिलेगी, ठीक है, बहुत सस्ती, बहुत अच्छी। अब आप कॉलेज जाएंगी, आप किचन में जाएंगी, आपको मेकअप करना है, आपकी डे क्रीम, आपकी नाइट क्रीम, आपका सनस्क्रीन, सब यही है, ठीक है। लिखें, एक तो आप लेंगी फ्यूसिल बी, FUSILB, ठीक है, साथ में डर्मोक्विन, DERMOQUIONONE, ठीक है, और साथ में ऐड करेंगी एक क्रीम आती है हिरुडॉइड जेल, HIRUDOID जेल या क्रीम, ठीक है। तीनों को आपने मिक्स किया और एक डिब्बे में रख दिया फ्रिज में, और रोजाना मुंह धोने के बाद
बेबी आप किसी अच्छा सा फेस वॉश करें जो बिल्कुल बेबी टाइप हो या सल्फेट फ्री हो, माइल्ड सा हो, सैलिसिलिक एसिड उसके अंदर हो 2%, उससे मुंह धोया और पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे लगाएं। मेकअप करना है उसी पे करें, किचन में जाना है उसी में जाएं। शर्मिला कराची से भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, फटाफट कॉलर्स को लेते हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है, ये बहुत शर्मिला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सैरिशा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक शेर बोलूंगी। अच्छा। उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये शेर अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका। चेहरे पे रौनक तो आती है। सही बात है, क्योंकि सुबह सुबह जब आपका प्रोग्राम देखते हैं, आप जिस तरीके से बात करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा शर्मिला, प्रॉब्लम क्या आप पूछना चाहेंगी? तो आपको डॉक्टर भी जी, मुझे डॉक्टर खुरम से ये पूछना था कि जैसे मौसम चेंज होता है, हाथों और पाँव में मेरे कट पड़ जाते हैं। वो इतने कट पड़ते हैं कि जब मैं चलती हूँ तो मेरे पाँव से बाकायदा खून निकलता है। जी जी बिल्कुल। और अगर कारपेट पे आप चलती होंगी तो लिटरली इतनी खारिश होती होगी कि आप बहुत जी बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि हम लोग जब किचन में काम करते हैं और जब हम लोग सब्जी साफ करते हैं, हमारे हाथ में छुरी होती है जी, तो छुरी से हाथों पे, उंगलियों पे जगह जगह जो कट लग जाते हैं जी, तो वो कट कैसे खत्म करें? बस ये मेरे दो सवाल। बिल्कुल सब बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। ये देखिए, एक तो सैरिश आप भी पता डॉक्टर निकली, आपके आ जाने से ना वो रौनक आ जाती है। बहुत शुक्रिया, ये तो मोहब्बत है। यानी आपका आप हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला शरबत है। ठीक है, ये नवाजिश आपकी। जी। अच्छा, अब मिस्टर मीला के लिए बड़ा जबरदस्त। अच्छा, ये कहलाता है पामो, आप इसको गूगल भी कर रहे हैं अपनी नॉलेज के लिए, पामो प्लांटर कैरेटोडर्मा। ठीक है, पाम मतलब हाथ, प्लांटर मतलब पैर, कैरेटोडर्मा मतलब पत्थर जैसे हाथ पैर हो जाते हैं। ठीक है, और एड़ियां इतनी, इस प्रॉब्लम का नाम है, इस प्रॉब्लम का नाम है। ठीक है। अच्छा, और ये इतनी तकलीफ होती है कि आप कारपेट पे चलें या कहीं हो तो कट पड़ जाते हैं। अच्छा, आप लिखें चीजें, आप ये कराची में हैं या मुल्तान में हैं या कराची में। ठीक है। अच्छा, तो एक आप किसी बड़ी फार्मेसी पे, जैसे केस एक बहुत मशहूर है, ठीक है, आप वहां जाएं, उनसे कहें 200 ग्राम मुझे ये मिक्सचर बना दें। ठीक है, लिक्विड पैराफिन 50%, व्हाइट्स ऑफ पैराफिन 50%, सैलिसिलिक एसिड 2%, और इसके अंदर डालेंगी आप जैतून का तेल। मिक्सचर बनाया, हाथ पैरों में रोजाना भर भर के लगाएं और 2 टाइम टैबलेट खाएं सेंगोबियन, और हमें अगले हफ्ते जरूर बताएं, बड़ी बेहतरी आना शुरू। अच्छा, और मैं चाहूंगी कि शर्मिला, अगर आपको नहीं एकदम समझ भी आया तो आप YouTube पर जाकर हमारे इस प्रोग्राम को फिर से देख के सुन सकती हैं, या किसी भी फार्मासिस्ट को सुना सकती हैं। वो आपको जल्दी से मेडिसिन निकाल के दे देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और कॉलर्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं। बिल्कुल, कराची से कॉलर ने ज्वाइन किया, शहजाद है। अस्सलाम वालेकुम। शहनाज है। शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। जी शहनाज, क्या पूछेंगी आप? मैंने स्किन के बारे में पूछना था। मेरे चेहरे पे बहुत झुर्रियां और छाई वगैरह इस तरह की स्किन हो गई है, बहुत खुश्क है। आपकी एज क्या है? 32। ठीक है। अच्छा, डाइट, पहले मेरी स्किन ठीक थी, लेकिन शादी के बाद मेरी स्किन ज्यादा प्रेगनेंसी के बाद ऐसा हो जाता है। और डाइट अच्छी लेती है मिस शहनाज आप? जी, दूध दही और खाना वगैरह टाइम पे लेती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं काफी सारे डॉक्टर वगैरह से चेकअप वो भी करवाए हैं, लेकिन वो मेडिसिन वीडियो होता है कि मेडिसिन लेती रहूं तो ठीक, वरना जैसी मेडिसिन छोड़ती हूँ, इतनी महंगी मेडिसिन होती है, वो तो रेगुलर यूज नहीं कर सकते ना। नहीं, रेगुलर यूज में आपको बहुत सस्ती वाली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और 15 दिन में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, देखें लिखें। अच्छा, उनका जो मसला है बहुत अंदर से ड्राइनेस है। ठीक है। अच्छा, एक तो आप जाएं फार्मेसी पे, जाएं किसी अच्छे मेडिकल स्टोर पे, उनसे कहें मुझे लैक्टिक एसिड लोशन दे दें। ठीक है, आप घर में लैक्टिक एसिड लोशन लेकर आएंगी। उसके अंदर आप क्या करेंगी, आप जितना लोशन निकालेंगी उसके अंदर डालेंगी अर्के गुलाब, ग्लिसरीन, और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर। अगर वो नहीं मिलता है तो विटामिन सी की खट्टी मीठी गोली, वो आपकी तमाम झुर्रियाँ, ड्राइनेस को ख़त्म करेगी। लैक्टिक एसिड, ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और विटामिन सी की टैबलेट, ये मिक्सचर बना के आप रख लें, या हर वक्त एक टाइम पे बना लिया करें। पूरे चेहरे पे आप लगाएंगे, पूरा चेहरा, क्योंकि पूरा देखिए, अच्छा चेहरा ये नहीं है, चेहरा ये है। ठीक है, इसमें आपका गुद्दी भी आएगी। ठीक है, कान भी आएंगे। इसको लगा के आप बाहर भी जा सकती हैं, मेकअप भी कर सकती हैं, किचन में भी जाएंगी, और 2 टाइम आप कैप्सूल खाएंगी। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल 200 मिलीग्राम। इवनिंग
Primrose oil, इवनिंग ठीक है। प्रिमरोज ऑयल पूरा महीना खाना है। अच्छा, और सेकंड चीज, अपनी ग़िज़ा में आप कोशिश करें हफ्ते में एक दफ़ा मछली ज़रूर खाएं, नहीं तो साबूदाने का दलिया खाएं, नहीं तो जौ का दलिया, ये आप चीज़ें ऐड करें अपने खाने में। पॉरेज जरूर आपने लेना है। पॉरेज जरूर लेना। हाँ, अच्छा डॉक्टर खुरम, कॉलेज तो जल्दी ज्वाइन करने में चाहूंगी, जितने हो सके कॉलेज को। ये बहुत बड़ी सना, मुझे नहीं सवाल करने दिया। अच्छा, सना कराची से मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सना बताइए क्या पूछेंगी आप? अच्छा, मेरा सवाल डॉक्टर खुरम से ये है कि जो आजकल डॉक्टर्स हैं जी, ये इनकी ड्रिप्स आ रही हैं जो वेट रिड्यूस की, ये किस हद तक इफेक्टिव है और ये क्या हम लगवा सकते हैं ये ड्रिप्स जो है? लाइपोलिटिक की बात कर रहे हैं आप, है ना? लाइपोलिटिक की बात जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत तेज़ी से आपका वेट लूज होता है। आपकी बॉडी आपकी एज के हिसाब से डॉक्टर मतलब के पास जाए। साइड इफेक्ट्स तो नहीं, कोई देखिए इसमें कोई सी भी चीज़ के साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। और ये नहीं हो कि आपने नेट से ख़रीद लिया और मेड लगा रही है, डिब्बे घर में रखें। अगर आप जाएं आपकी डोज लगेगी, साथ में आप डाइट मेंटेन करें बहुत जल्द। इसमें क्या होता है कि आपका वेट इतना कम नहीं होता, आपके इंचेस कम होते हैं। होता ये कि आपका जो फैट है लाइपोलिटिक, लाइपो का मतलब फैट, चर्बी, उसको ये खा जाता है, मतलब वो उसको मेटाबॉलिक क्लॉक तेज करे, उसको मेल्ट करके बर्न होते हैं और आपकी मसल जो है वो बॉडी में मसल ज्यादा आती है, ठीक है। होता अच्छा, हमारा कभी भी वेइंग मशीन पे खड़े होंगे तो जो मस्कुलर आदमी है उसका वजन ज्यादा होगा, जो चर्बी वाला आदमी है उसका वजन इतना नहीं होगा, वो फूला हुआ ज्यादा लगेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। डॉक्टर खुरम, मैं तो पता नहीं क्यों मैं इस तरह की चीजों से डरती हूँ, आर्टिफिशियली कुछ भी करने से मैं डरती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि खूबसूरत लगे तो फिर मेहनत कर लें थोड़ी सी, आप रनिंग करें, एक्सरसाइज करें या अपना मुंह कुछ बंद कर लें। लेकिन ये ड्रिप्स लगाकर अगर आप आर्टिफिशियली अपना वेट रिड्यूस, ठीक है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को देखते हुए आपको रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन मैं डरती हूँ। देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मगर देखिए ये एक लेटेस्ट चीज़ है। अच्छा, ये आपके लिए नहीं है, ये उसके लिए आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये थोड़ी सी लड़कियां या लड़के हैवी हो जाते हैं, वो कोशिश करके अपने आप को कम करें। अगर आपका वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा, आप खाना भी, अच्छा ये ही नहीं हो सकता कि आप खाना ना खाएं और आपका वजन बढ़े। आपको जरूर चेकआउट करना है। आप मीठा तो नहीं कहते हैं कि हमें तो शायद पानी से भी हमारा वेट बढ़ता है। देखिए, तो ये टेंडेंसी होती कुछ और रीजंस भी होते हैं। वो देखिए, वो लाख में एक आदमी हो सकता है, थायराइड का इशू हो जाए, ठीक है, या आपके हार्मोन्स एंडोर्फिन्स वगैरह अप एंड डाउन हो जाए, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, आम तौर पे वो नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर खुरम, अब दो चीजें जिनकी आपने मुझे हल बताने हैं। नंबर 1 तो ये कि डेंड्रफ की मैंने जैसे कि बात की, डेंड्रफ आपके बालों को खत्म कर देता है, दीमक की तरह खा जाती है, बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है और रूखे गंदे बाल हो जाते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसी रेमेडी बताएं अच्छी सी जो कि डेंड्रफ को खत्म करे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मुझे एक दफा डेंड्रफ हो गया था और मैंने ये सुना है कि किसी के ब्रश से लग जाता है आपको। अगर किसी को अगर डेंड्रफ है और आपने उसका हेयर ब्रश यूज कर लिया तो वो आपके सर में वो आ जाएगा फंगस। बिल्कुल बिल्कुल सही। शायद मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मैंने पता नहीं क्या क्या जतन नहीं किए, कोकोनट ऑयल, ये वाला ऑयल, दही और अंडा मिक्स करके लगाया, ऑयलिंग की बहुत ज्यादा, बेबी शैम्पू यूज किया, लेकिन मेरे लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था डेंड्रफ से। बताएं इसके लिए वो लोग जो हमें देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए घर की रेमेडी बता रहा हूँ। और फिर एक तो आप टैबलेट जरूर लेंगे, एक एंटी फंगल, ठीक है, आइट्राकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल, मगर वो डॉक्टर के मशवरे से ही लेंगे, ठीक है। बच्चों में सिरप देते हैं, ठीक है, बड़ों में टैबलेट होगी, मगर वो डॉक्टर ही देंगे। मगर घर के लिए रेमेडी क्या करनी है आपको, कोई सा भी तेल, जैसे 3 तेल हैं, मीठे बादाम का तेल, सरसों का तेल और जैतून का तेल, आप तकरीबन 1 पाव ये तेल ले लें। उसके अंदर 5 चमचे आप डालेंगे तारा मीरा का तेल, और बड़ी स्मेल होती है उसकी, मन नहीं, मगर बालों की ग्रोथ बहुत तेज करेगा, ठीक है। और उसके साथ ऐड उसके अंदर एक पूरा ट्यूब करेंगे टर्बिमैक्स, TERBIMAX, ठीक है, एक ट्यूब मिक्सचर बना दिया, थोड़ा गर्म किया, धूप में गर्म किया, ठंडा होने के बाद धूप में रखा 1 दिन, और उसकी खूब मालिश किया करें और सल्फेट फ्री शैम्पू से बाल धोएं। लकड़ी का कंघा ले लें, उससे खूब कंघा किया करें, आपके बाल बहुत फ्लफी होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। सेकंड चीज़ है कि डैंड्रफ आपके आ सकती है, तो खाने में कोशिश करेंगे जी बिरयानियाँ, जिंगर, फ्रेंच फ्राइज खाएं, मगर आप सब्जियां ज्यादा खाएं, पानी ज्यादा पिएं, दूध पिएं। एक कॉलर ने भी ज्वाइन कर लिए, शाजिया एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया आप बताइए क्या पूछेंगे आप? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, सब्सुरम साहब से। जी शाजिया, आपको कैसी है? मैं शाजिया, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब मेरे ना चेहरे पे बहुत ज्यादा छाइयां भी हैं। जी अच्छा, जी जी। आपकी एज क्या है शाजिया? आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए।
अच्छा शादिया, मुझे लगता है एबटाबाद में है तो वहां आप सूरज में ज्यादा जाती हो। एज भी एक फैक्टर होता है। एज क्या आपकी? मेरी एज है 25 है। अच्छा शादिया, आप सूरज में भी जाती हो ज्यादा? तो मेरे चेहरे पे छाइयां भी हैं बहुत ज्यादा, और सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा चेहरे पे खुश्की होती है, खुश्की की वजह से खारिश भी होती है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके लिए शादिया आपने कोई इस्तेमाल किया, पहले कोई चीज यूज की है? डॉक्टर के पास 1-2 दफा गई हूँ, उन्होंने कुछ बताया है, वो लगाया है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग के करना है। और एबटाबाद में होता ही है कि वहाँ पे सूरज वगैरह बहुत तेज़ होता है, क्योंकि आलूदगी नहीं होती ना, हरियाली होती है। तो आप जब बाहर जाते हैं चूल्हे के सामने, लड़कियों को मैंने देखा है एबटाबाद में, हरीपुर में, मानसेरा में बहुत ज़्यादा झाइयाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ एक तो स्किन लाइट होती है और सूरज तेज़। अच्छा, एक तो आप सुबह, दोपहर, रात 3 टाइम आप एक टैबलेट खाएंगी, बड़ी कॉमन है शाजिया, एबटाबाद में आराम से मिलेगी। अयूब मेडिकल कॉलेज के पास जो बड़े स्टोर्स हैं वहां से लीजिएगा। सी-कॉन, ठीक है, सी-कॉन, ठीक है, 3 टाइम द डे। अच्छा, अब आपको चेहरे पे कौन सी क्रीम लगानी है, वहां बड़ी फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें कि मुझे ना अल्फा आर्बिटन क्रीम 20 ग्राम, अल्फा आर्बिटन ALPHA, अल्फा आर्बिटन क्रीम 20 ग्राम, ठीक है, वो आप घर पे लेकर आएंगी। उसके साथ ऐड करेंगी 2 ट्यूब, इसके अंदर ऐड करेंगी आप कैनिस्टिन एक्स्ट्रा, ठीक है, वो एंटी फंगल भी है मगर सोजिश को भी कम करेगी, ठीक है। और साथ में ऐड करेंगी 1 ट्यूब, उसके अंदर और ऐड करेंगी कॉर्टिवॉल, छोटी सी ट्यूब आती है कॉर्टिवॉल। तीनों को मिक्स किया आपने, पूरे चेहरे पे लगाया, और जब आप क्रीम लगाएंगी ऊपर से अर्के गुलाब का स्प्रे भी किया करें। सी-कॉन खाएं, और चेहरा जो आप धोएंगी वो क्रीमी सोप, बड़ा मशहूर होता है, डी से भी नाम आता है। हाँ, कोई भी वो सोप जिसके अंदर ग्लिसरीन हो, बिल्कुल ग्लिसरीन वाला। पूछेंगे आपको, खुद ही वो बता देंगे कौन सा साबुन है स्टोर पे। बिल्कुल। अच्छा, इस एबटाबाद से मैं रिजवाना भी ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रिजवाना, क्या पूछेंगी आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे होंठ जो है उनकी ना बैक साइड पे, नीचे वाले होंठ पे ब्लैक हो जाते हैं, और छाले हैं। छाले मुंह के अंदर हैं और होंठ आपके ब्लैक हो रहे हैं। होंठों पे है। अच्छा, और ना 2 क्रीमें मिक्स करके मैंने लगानी थी। कौन सी? एडवांटेज लगाई आप? जी, एक्सट्रीमिक्स। अच्छा, मुझे बताएं, आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, तेजाबियत तो नहीं रहती? रहती है वो। रहती है। अच्छा, मुंह के अंदर भी छाले? नहीं। ठीक है। अच्छा, होंठों पे होंठों पे आप एक कोई चीज कि आप ज्यादा जबान, अक्सर आदत होती है ना जबान फेरने की, वो तो नहीं आपको ज्यादा जबान फेरने की? नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये आपके सिर्फ थोड़ा सा तेजाबियत, बदहजमी की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक तो आप सुबह शाम एक टैबलेट खाएंगी 14 दिन तक, फेमोप्सिन, FAMOPSIN 20 मिलीग्राम की, ठीक है, सुबह शाम 14 दिन तक, ठीक है। अच्छा, मुंह के अंदर आप क्या करेंगी, मुंह के अंदर मसूड़ों पे, दांत पे, ऊपर की तरफ आप लगाएंगी सोमो जेल, ठीक है, सुबह रात, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। अच्छा, होंठों पे आपको क्या करना है, आपको जाना है फार्मेसी पे, उनसे कहें कि मुझे जी शहद की मक्खियों का छत्ता जो होता है, बीज वैक्स, ठीक है, ज्यादा अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलता है वहां, ठीक है। आप उनसे कहें मुझे बीज वैक्स, ठीक है, डिस्पर्स्ड इन ऑलिव ऑयल, यानी बीज वैक्स वैसे लेंगी तो वो बिल्कुल उसमें लगा होगा जैसे छत्ते की चीज़ है ना, तो बिल्कुल डिस्पर्स्ड होता है इन ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून के तेल में बिल्कुल कुचला हुआ होता है, वो आप लेके सुबह, दोपहर, रात पूरे होंठों पे लगाया करें, ठीक है। और एक सिरप आपको पीना है, लाइलैक, लाइलैक कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी, इनको जो गैस रहती है उसके लिए खत्म करेगा, ठीक है, ये करें, आप फिर बताएंगे। ठीक है ज़लीम, और मैं फिर से यही कहूंगी कि जिन नाजरीन को नई मेडिसिन की समझ आई, वो यूट्यूब पर जाकर शो को दोबारा देखिए, वो आराम से उनको पता चल जाएगा कि उनको क्या खरीदना है, रिवाइंड कर करके सुने, बिल्कुल तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर खुरम, एक चीज आखिरी, उनके टाइम खत्म होने वाला है, मुझे ये बताएगा कि मैंने अक्सर ये खैर मैंने खुद पे भी फील किया है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं आपका अंदर ठीक हो तो आपका चेहरा भी ठीक होता है, कोई डेफिशिएंसी हो तो वो ऊपर से नजर भी आती है। सही बात ये हमारे फेस के ऊपर जो गैर जरूरी तिल निकल आते हैं छोटे छोटे, ये आपके स्किन की वो जो क्लियर एक होता है ना खूबसूरत स्किन, इसमें कोई निशान ना हो, उसको बड़ा खराब करते हैं कि हल्का सा तिल यहाँ बन गया, लाइट ब्राउन सा, बिल्कुल, कभी यहाँ बन गया और फिर वो रहता है।
ऐसा क्यों होता है? देखिए ये आमतौर पे ये अंदर की खराबी से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा। ठीक है, ये मौके होते हैं, वॉट्स, इनको 5 चीजें होती हैं, या तो मीलिया हो सकता है, नहीं ऊपर कुछ नहीं होता, अंदर होता है स्किन के, अंदर स्किन के। देखिए वो फ्रेकल्स होते हैं। हाँ। से सपोज है मेरे हाथ पे ही तिल है छोटा सा, जी 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 जी, ये फेस पे भी इस तरह बन गया, इसकी वजह क्या होती है? देखिए ये थोड़ा सा ये आपके फ्रेकल्स डेवलप होते रहते हैं विद द थोड़ा आप बड़े होते हैं, खत्म नहीं होते, बिल्कुल उसको निकालना पड़ता है, निकालना। और मैंने कल ही एक लड़की है, वो इंजीनियरिंग पढ़ रही है, उसके 3 थे ये, और वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी, मगर उसको बुरा लगता था, नोज पे था। तो बस ये डिपेंड करता है कि बुरा लगता है निकलवा लें, अदरवाइज ये इसका कोई खतरे की बात नहीं, मगर चेक जरूर करना चाहिए, क्या वो वॉट तो नहीं है, क्या वो मैलिग्नेंट तो नहीं है, छोटा तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुझे। जब भी आप होते हैं आपकी कंपनी में बहुत एंजॉय करती हूँ। एक ब्रेक अब नाज़रीन लेनी है, ब्रेक के बाद फिर से आएंगे, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मसाइल बहुत सारे स्किन से रिलेटेड जिन पर हमने बातें की, अब हमने आगे बढ़ना है और कुछ पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया की हम बात करेंगे। सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर अदनान शाह टीपू की पाकिस्तानी फिल्म 13 जो कि आइंदा हफ्ते रिलीज़ के लिए तैयार है। 2021 में मिस ट्रांस पाकिस्तान बनने वाली जो शारा राय हैं, उन्होंने फिल्मों की प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया है और उनकी फ़िल्म सिंक भी जल्द बड़े पर्दे पर आने को तैयार है। पिछले हफ्ते फिल्म सरकटा इंसान रिलीज़ की गई, जिसको पंजाब में काफ़ी पजीराई मिल रही है, जबकि पंजाब के खूबसूरत कल्चर की अक्कासी करती फिल्म लुड्डे डावियाँ, अगर तो मैं इसका नाम ठीक नहीं ले रही, तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब फिल्म क्रिटिक हैं कामरान जावेद। उनसे पूछते हैं कि नाम क्या था, क्या मैंने ठीक लिया है? अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। नहीं, नाम सही नहीं लिया। सही नहीं लिया? नहीं, लाड़े दाविया। लाड़े दाविया, ओ अच्छा, असल में कुछ नाम ऐसे लिखा मुझे मिला था कि मुझे कुछ वो मिला हुआ था ना, तो लाड़े दाविया, वरना पंजाबियों को लाड़े का ना पता हो, हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा कामरान, मुझे ये बताएगा कि अभी जैसे कि 13 आ रही है और टीपू जो अदनान टीपू है, उनके बारे में कहा गया कि जी फर्स्ट टाइम उन्होंने वाकई में अपना सर मुंडवाया इस नेगेटिव रोल के लिए। क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी 13 से? देखिए 13 के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए ये जॉनर जो आपके पास साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स होते हैं, स्पेशली आपके पास एक साइकोपैथ लगा हुआ, एक सीरियल किलर है, एंड आपके पास एक पुलिस ऑफिसर है बड़ा डेडिकेटेड, एंड ही इज ऑन द चेस आफ्टर दैट कैरेक्टर। इस टाइप की फिल्में बहुत कम बनती हैं, आपको इंडिया से मिल जाती हैं, आपको स्ट्रीमिंग पे मिल जाती हैं, आपको थिएट्रिकल मिल जाती हैं। तो पहली बात तो ये एक यूनिक फैक्टर है। सेकेंडली, अदनान का डेडिकेशन रोल के अंदर मुझे सालों में लगता है हमेशा 100%, he always gives his 100% on this। साथ साथ सलीम महराज भी, क्योंकि सलीम महराज इज अ फिनोमिनल एक्टर, अदनान इज अ फिनोमिनल एक्टर, तो वो a combination of these two actors and them clashing, एक on the side of good, एक on the side of evil, that is something to look forward to। So that would make 13 a little bit something unique for Pakistani cinema that you should go and have a look at। सही। अच्छा मुझे ये बताएगा कि ये अभी हम देख रहे हैं कि सरकटा इंसान, ऐसे तो हम बचपन में कहानियाँ सुना करते थे, पढ़ा करते थे, तो ये बड़ा कुछ हटके मुझे लग रहा है। ये फिल्म कैसी है और इसकी कास्ट कैसी है? मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा, आपने देखा है? जी, मैंने फिल्म भी देखी हुई, क्योंकि सरकटा इंसान एक्चुअली 1994 में बनी थी और ये उसका डिजिटल कन्वर्जन है। अच्छा। क्योंकि पुराने हमारे के अंदर होते। सईद रिजवी के नाम से हमारे पास पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मैवरिक फिल्म मेकर हैं, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे हैं, मगर ये इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एड फिल्म मेकिंग की दुनिया के अंदर। हमारी पूरी बचपन जितनी आपने टेलीविजन के अंदर कमर्शियल्स देखे होंगे, जो मशहूर कमर्शियल्स थे वो सईद रिजवी ने करे हुए थे। बड़े ब्रांड्स में, ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत, यानी आपने अगर टेलीविजन के 90s 80s to 90s अगर आपने कमर्शियल देखें तो 60 to 70% तो सईद रिजवी का तो काम। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थी वैसे ही फिल्म? अच्छा, सईद रिजवी की बात ये हुई कि सईद रिजवी ने पहली फिल्म जो बनाई, क्योंकि सईद रिजवी डिड नॉट वांट टू डू एवरीथिंग जो पाकिस्तानी सिनेमा में चल रहा था ना, तो नए जॉनर्स करना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या कहते हैं, पहले तो लेट 80s के अंदर बनाई शानी मेरे बचपन की शायद फर्स्ट फिल्मों में से एक है, और वो इतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के गई थी कि पाकिस्तानी सिनेमा काश उस इम्पैक्ट को सस्टेन कर सका तो बहुत बड़ी बात होती। दैट वाज अ साइंस फिक्शन फिल्म,
तो पाकिस्तान में साइंस फिक्शन फिल्म बनाना, और वो भी अच्छी साइंस फिक्शन बनाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, खलाई मखलूक होता है जो दुनिया में आता है और एक आदमी जिसका इंतकाल हो चुका है उसका रूप ले लेता है, और उसकी कम्युनिटी उसको वही बंदा समझ के जो गायब हुआ होता है, जो चला गया है, जो मर गया है, उसको वो सेम एलियन को वो बंदा समझ के अपनी कम्युनिटी में ले लेती है, उसको प्यार यानी काइंड ऑफ हॉरर मूवी है, साइंस फिक्शन का रंग इसको दिया गया है। मैं आपको शानी की बात बता रहा हूँ। तो शानी के अंदर विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे, फ्लाइंग सॉसर्स के बिट थे। अब आप सोचे 89 के अंदर हमारे पास फ्लाइंग सॉसर्स के विजुअल इफेक्ट्स होना, पाकिस्तान के अंदर आना, फिर आंखों से बीम्स जाना, लोगों का मरना, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक फैमिली का ओरिएंटेशन हमेशा सईद रिजवी के अंदर बहुत एक फैमिली एस्पेक्ट बहुत ऑन द फोरफ्रंट रहता है, तो वो एस्पेक्ट बहुत ही it was a blockbuster, it was very different, the film did not have any songs and that was the first for Pakistani cinema। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 94 के अंदर सईद रिजवी ने बनाई सरकटा इंसान। अब क्योंकि नाम से तो हॉरर फिल्म है और ये है भी हॉरर फिल्म, मगर साथ साथ ही साइंस फिक्शन हॉरर है। तो इसके अंदर ये होता है कि एक साहब, जाहिर बात है, अब आपने ट्रेलर के अंदर और फिल्म के नाम के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकटा इंसान है, तो सरकटा इंसान बन जाता है। मैं उसके पीछे बैक स्टोरी, जो कॉन्फ्लिक्ट है एंड मॉरल के ऊपर है कि इट मेक्स फॉर अ वेरी डिफरेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। प्लस साथ साथ एक गाना भी है जिसके अंदर एक एनिमेटेड कैरेक्टर्स आपके पास पिंक पैंथर और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, बाबरा शरीफ और गुलाम मोइनुद्दीन के साथ डांस करते हैं। ये 1994 में हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो ये बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, अब बात ये है कि इतने 94 के बाद ये फिल्म दोबारा कैसे आई। तो ये फिल्म, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म सिनेमा में कोई आर्काइविंग का सिस्टम नहीं है, हमारी पुरानी नेगेटिव की प्रिंट्स पड़े सड़ जाते हैं, तो हम अपनी हेरिटेज को कैसे संभालें। सईद रिजवी ने कोई 6 से 8 इनके पास प्रिंट्स पड़ी हुई थी, उनमें से कंपाइल करके बेस्ट वर्जन बना के इस फिल्म का, प्लस उसको अपग्रेड करा, तो यूएस में जाके इसकी रिकन्वर्जन हुई है फ्रॉम एनालॉग यानी नेगेटिव 35 सिनेमा से इनटू डिजिटल। तो ये एक प्रॉपर डिजिटल री रिलीज है फिल्म, जिसके अंदर ऑडियो भी 5.1 इनमें करके करा है, तो इट्स अ बिग स्टेप दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। जबरदस्त। अच्छा, तो ये आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो कामरान लाड़े दा व्याह, ये तो खैर मुझे इसके नाम से, इसके टाइटल से ही आइडिया हो रहा है कि इसमें कोई शादी का सीन होगा, वही आई थिंक सो लव स्टोरी से कुछ आई थिंक सो मिलती जुलती अगर हम स्टोरी कहेंगे तो वैसी ही फिल्म है, और इसको पजीराई भी बताया जा रहा है बड़ी मिल रही है। आपने ये मूवी देखी है? मैं मूवी अभी तक नहीं देखी, मगर ये फिल्म एक्चुअली रिलीज हुई थी ईद उल अज़हा पे, मगर क्योंकि बहुत सारी फिल्म्स एक साथ आई थी, बहुत सिनेमा के अंदर एक बड़ा रश चल गया था, स्क्रीन स्पेस नहीं मिल रही थी, तो दे हैड टू टेक द फिल्म आउट। उसकी री रिलीज इन्हें 29 को करी। अच्छा, 29 एक अजीबोगरीब बात हुई हुई है कि देर आर राइट नाउ 4 टाइटल्स, यानी आप 3 टाइटल, सॉरी, सरकटा इंसान को हटाते हुए, लाड़े दा व्याह, सनक, 13, ये तीनों 29 को आ रही हैं। इसका सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप एक तो पहली बात, सिनेमा के अंदर 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते कुछ नहीं आता, और फिर जब आता है तो सब एक साथ आ जाता है, तो आपकी खुद ही के चांसेस खराब होते हैं। अच्छा, बाज़ ये होता है कि लव स्टोरीज जो हैं वो अक्सर मिलती जुलती होती हैं कि हमने उससे पहले कोई ऐसी स्टोरी ज़रूर देखी होती है, तो फिल्म पिट जाती है, उस तरीके से नहीं वो चलती। अब न जाने इस फिल्म में ऐसा क्या मुख्तलिफ दिखाया गया होगा। जो लाड़े दा व्याह है, व्याह तो खैर लाड़े का ही होता है उनके जब शादी होती है तो वो लाड़ा ही बन जाता है। तो आपने अभी ये मूवी नहीं देखी। सनक नाम भी कुछ बड़ा मुख्तलिफ सा है, आई डोंट नो किससे इंस्पायर होकर ये सनक रखा गया है, इसका मतलब क्या है। इस मूवी पे आपके क्या रिव्यूज़ हैं? अच्छा, लाड़े दा व्याह का मैं कंप्लीट कर लेता हूँ कि एक ये जितना आप ट्रेलर से भी देखेंगे, ये एक बहुत फैमिली फ्रेंडली फिल्म है, प्लस ये साथ साथ पंजाबी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है, छोटे से बजट की है, तो इसके अंदर मुझे कोई वल्गैरिटी नहीं दिखी जो अनफॉर्चुनेटली कभी कभार एसोसिएट हो जाती है, तो दैट शुड बी गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस। सनक की आपने जहां तक बात करी, सनक का मतलब है मेनिया, यानी आपका एक होता है, एक लव एंड अफेक्शन होता है, और एक जब वो प्यार एक बहुत डेंजरस शक्ल ले लेता है, तो दैट इज सनक। तो ये उसकी तो मीनिंग है। आई थिंक तभी संकी का वर्ड भी यूज किया जाता है, इसलिए संकी का वर्ड भी यूज किया जाता है। मैं उर्दू दान नहीं हूँ, डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, मगर शायद इस्तेमाल कर जा सके। मगर हाँ, वो संकी पागल साइकोपैथ किलर एक है इस फिल्म के अंदर, जो एक कैरेक्टर के पीछे लगा हुआ है। तो शायरा रॉय की प्रोड्यूस्ड एंड एक्टेड मूवी है। शायरा इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन। इस फिल्म के अंदर शी इज प्लेइंग, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे हुए हैं इनके, तो शी इज प्लेइंग अ फीमेल कैरेक्टर। So that is one thing. इसकी यूनिक बात यह है कि this film is, although it is produced in Pakistan, ये film is written by विक्रम भट्ट,
तो विक्रम भट्ट इज अ वेल नोन इंडियन फिल्म मेकर, बहुत फिल्में बनाई है इंडिया के अंदर, तो उसका बैनर भी रखा हुआ है, प्लस साथ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज भी दे रही है। आई डोंट नो वेदर वर्ल्ड वाइड रिलीज कितनी कामयाब होती है कि नहीं होती, या वेदर पाकिस्तान स्टोरी किस तरह की है? ये एक साइकोपैथ किलर के ऊपर है। फॉर्चुनेटली एक होता है ना ऑब्सेशन, तो एक कैरेक्टर को एक ऑब्सेशन हो जाता है विद दिस कैरेक्टर दैट शायरा इज प्लेइंग, और वो बस उसकी परस्यूट के अंदर लगाता है, तो उसकी पूरी जिंदगी वो तबाह कर देता है। वी हैव सीन फिल्म्स लाइक दिस हैपन एंड कम अबाउट। अच्छा, वैसे डोंट यू थिंक सो कामरान के इस तरह के माहौल में जैसे पाकिस्तान में चल रहा है, टिकट्स तो वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी महंगी हैं, तो हमें कुछ इस तरह की फिल्म्स बनानी चाहिए जिन पे कुछ सोशल मैसेजेस हों, जो एटलीस्ट ये सीरियल किलर्स टाइप या फिर किसी संकी बंदे का किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, बजाय इसके कुछ इस तरह की फिल्म्स बननी चाहिए जो कि कुछ प्रोग्रेसिव सी हों, कुछ मोटिवेशनल सी हों, कुछ अच्छे से सोशल मैसेजेस के साथ हों। आपको नहीं लगता इन हालात में? दो चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। पहली बात तो अगर हम सोशली एक मैसेज बेस्ड फिल्म होती है ना, तो आपकी ऑडियंस नहीं जाती, उसको पहले से पता चल जाता है कि यार इसके अंदर कोई मैसेज है, सही है ना, मुझे चाहिए एंटरटेनमेंट, तो वो दे टेक 2 स्टेप्स बैक। इसका मतलब है आप यू आर ऑलरेडी लूजिंग सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द ऑडियंस। ऑल्टरनेटली आपके पास एक फिल्म होनी चाहिए जिसके अंदर एक अच्छा कंटेंट देखने मिले, एक अच्छी कहानी हो, एक अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू हो, कोई रीजन हो ना कि भाई बंदा जाके पैसा दे सिनेमा पे। तो इट कुड बी एनी जॉनर as long as it's made better। पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर ये बात हो जाती है कि जब हम ट्रेलर देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि फिल्म किस स्पेक्ट्रम के अंदर आके गिरती है। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आपको पहले से अंदाजा हो जाता है कि यार ये 4-5 से ऊपर नहीं है, 5-6-7 से ऊपर नहीं है। ऑल्दो मैं भी कमेंट नहीं करना चाहता तीनों फिल्म्स के बारे में, मैं सबका इंसान के कह सकता हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स देखी हुई है, और इसके अलावा मैं कमेंट नहीं करना चाहता किस स्पेक्ट्रम ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 ये गिरेगी, मगर ऑडियंस को पता चल जाता है। और फिर ऑडियंस इतनी महंगी सिनेमा टिकट हो गई है, सिनेमा का जो फुटफॉल्स है इस वक्त वो 30% से लेस है। हॉलीवुड फिल्म्स भी चुनिंदा चल रही हैं, पाकिस्तानी फिल्म सिर्फ ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। अच्छा कामरान, एक वक्त था कि जब हमें सिर्फ जट तक खड़ाक मिलता था और इस तरह की मूवीज़ हम देखते थे कि जिनमें कोई ख़ास मैसेज भी नहीं होता था, बस एक ही कल्चर को प्रमोट किया जाता था, फिर उस पर वल्गैरिटी का भी एक अंसर मौजूद होता था। अभी चीज़ें काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं, हम थोड़े एडवांस भी हो गए हैं। इंडस्ट्री को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्री का हाल इस वक्त बहुत बुरा है। हमारे पास प्रोडक्शंस बहुत कम हो रही हैं, जो अच्छी कुछ प्रोडक्शंस हमारे पास प्री कोविड थी वो अब जाके ख़त्म हुई हैं। टिकट प्राइसेस बहुत महंगे हैं। गवर्नमेंट से कुछ इंसेंटिव्स आए हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मगर दिस माइट हेल्प पाकिस्तानी सिनेमा सर्वाइव। चले जी कामरान, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि चीज़ें फिर आगे मजीद बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस परेशानी के माहौल में जब चीज़ें भी कुछ ज़ाहिर सेटल होने में टाइम लगेगा, आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ऐसे में एंटरटेनमेंट अगर मिल जाए थोड़ी सी तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही एक सोर्स है जिससे कि लोग थोड़ा सा कुछ मेंटली फ्रेश होने के लिए जाते हैं। अब कुछ चलते हैं हम ज़मीन से सितारों की तरफ और बुर्जों की बात करेंगे, किसकी क्या चाल है, क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आगा बहिश्ती में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबको और खुसूसन आपको और बोल को नजर बद से अल्लाह बचाएं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका प्रोग्राम सुबह से लगा के देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब। प्रोग्राम देख के बड़ा मजा है, खुसूसन वो प्रोग्राम जो आपने जो हमारी जो खातून थी वो जा रही है सितारों में, उस दौरान मुझे भी लेती तो मैं उसे कह देता मेरे बारे में भी जरा ऊपर जाके कुछ सितारों के बारे में मालूमात दे दे। बिल्कुल, आप मुझे उस वक्त मैसेज कर देते, मैं फ़ौरन उन्हें कह देती कि भाई मैसेज आपके लिए आगा साहब का आ गया है, तो प्लीज़ जहां आप पाकिस्तानी फ्लैग लहराएंगी तो एक पर्ची और भी दे दीजिएगा। चलिए आगा साहब, क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, मियाँ साहब आ रहे हैं, फिर नए चीफ जस्टिस भी आ गए हैं, इलेक्शंस कहा जा रहा है अगले साल, आप क्या देख रहे हैं? देखो, मैं आपके ही प्रोग्राम में बाकायदगी से आपको खुद मालूम है कि मैं 6 महीने तक तो मैंने आपके आज से 1 साल पहले मैंने आपसे कहा है, आपके ही प्रोग्राम आपके साथ ही याद है आपको भी और पूरी देखने वालों को भी मालूम है। मुझे नहीं लगता वो जो 6 महीने के जो सितारे अभी तक मौजूद है वो हटा नहीं है। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा कभी कभी ये जो फरवरी के एंड में भी थोड़ा सा आता है, 26-27 फरवरी के बीच में भी कोई तारीख आती है, अगर इस तारीख में होगी, वो भी कमजोर एक सितारा है, पक्का सितारा नहीं है,
फिर जाकर मुझे लगता है कि ये अगले साल तक भी जा सकता है। अलबत्ता मैं इस बात पे कायम हूँ कि ये गवर्नमेंट कम से कम अपने 6 महीने के जो मुद्दत है वो गुजारेगी और गुजारने की कोशिश करेगी, और आगे जाकर ये केस जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा और नए चीफ जस्टिस आएंगे, यही कानूनी लिहाज से यही मामलात को जबरदस्त तरीके से हैंडल करेंगे और तमाम रिलीफ, चाहे वो चेयरमैन पीटीआई हो या दीगर जो केसेस हो या मियां नवाज शरीफ जो भी हैं, इनके मामला सुप्रीम कोर्ट जाकर बेहतर होंगे। बाकी महंगाई के हवाले से मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी होने वाली, कोई मौजूदा होने वाला है, और या खुसूसन बिजली के हवाले से या पेट्रोल के हवाले से हम महंगाई के जो सिलसिला है जो गुज़श्ता प्रोग्राम में भी पेशगोई करते आ रहे हैं, और आगे भी कोई अच्छी खबर सितारों की दुनिया से नजर नहीं आती। चलिए आगा साहब, दुआ ही है जो चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर दे और चीज़ें तब्दील हो जाएं। मुझे बताइएगा, वर्ल्ड कप अब अराउंड द कॉर्नर है और खिलाड़ियों के नाम भी कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ बीमार हो गए हैं, आई मीन टू से अनफिट है, तो क्या देख रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तानी टीम कितनी कामयाब रहेगी? वर्ल्ड कप का तो ये बात आप नोट करें कि वर्ल्ड कप इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, चाहे जिस खिलाड़ी को भी लेके जाएं। इस वक्त वर्ल्ड कप में तमाम कप्तानों के सितारे पिछले 1.5 साल से बाबर आजम और दीगर कप्तानों का मुस्तकिल तौर पर हम देखे आ रहे हैं। लेकिन अभी तो गर्दिश में आ गया था एशिया कप में। नहीं, एशिया कप में मसला ये था कि वो आपको पता, मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान जीतेगा श्रीलंका से, मगर ये था कि 2 खिलाड़ी उन्होंने चेंज कर दिए। इमाम उल हक की जगह पर उन्होंने फकर को डाल दिया, रात को टीम के ऐलान कर दिए, सूद शकील की जगह पर हारिस को डाल दिया, तो पूरी सिस्टम जो है वो चेंज हो गई, क्योंकि हमारे पास जो खिलाड़ियों तो अभी अबरार का नाम हम सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनके सितारे, खेल रहे हैं, कैसा खेलेंगे वो? अच्छा खैर, मैं इस हवाले से देखो आपके प्रोग्राम में कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैंने उस हवाले से तो नहीं देखा। अलबत्ता ये बात आप लिख के रखें और देखने वाले भी नोट करें कि वर्ल्ड कप हमारा है, कब पाकिस्तान आएगा, ये बात। अच्छा वैसे आगा साहब, आप ये बात काफी पहले से कह रहे हैं तो हमने ये लिखी हुई है, तो देखते हैं कि आपके सितारों की चाल किस हद तक ठीक थी और वाकई वर्ल्ड कप आता है या नहीं आता। अच्छा, मियां साहब की वापसी को लेकर कहने वाले अभी भी कह रहे हैं कि जी जब तक टिकट नहीं दिखाएंगे, कोई इंश्योरेंस नहीं देंगे, हम अब भी नहीं मानने वाले कि वो आ रहे हैं। आपके सितारे क्या बता रहे हैं, वाकई आ रहे हैं? देखो मेरे हिसाब से तो मियां नवाज शरीफ के लिए सितारे पिछले 16 महीने से या 1 साल से बिल्कुल उसके लिए रास्ते खुले हैं, किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं है, और मुझे तो दूर दूर से भी छोटी सी भी एक जर्रा भी उसके लिए कोई मसला सितारों की दुनिया से नजर नहीं आता। उसके लिए तमाम रास्ते साफ। तो फिर आने में इतनी देर क्यों? मुझे नहीं मालूम ये क्यों नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अगर नहीं आ गया तो उसके कोई जाती फैसला होगा। वैसे मेरे हिसाब से तो मियां साहब को पाकिस्तान आने चाहिए और आते हुए नजर आता है, और मुझे लगता है कि मियां साहब पाकिस्तान तो होंगे और आने के बाद बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, और आगे उसके इलेक्शन जीतना या वज़ीर-ए-आज़म बनना ये भी नोट करिएगा कभी उसके नसीब में अब नहीं लिखा है। चलें जी, आपने ये भी अपनी प्रेडिक्शन दे दी है। अच्छा, जरदारी साहब लाहौर में डेरे डाले बैठे रहे और अब कहा जा रहा है कि जी वो भरपूर तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपस में कुछ चपकलिश दिखाई दे रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। जरदारी साहब के सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब के तो जाती सितारे असम्बली में पहुंचते हुए नजर आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अलबत्ता पंजाब में कोई कामयाबी मिलेगी, कोई सीटें निकालेंगे, कोई हुकूमत बनाएंगे, कोई ऐसा होगा या कोई मुआवजा होगा फिलहाल, क्योंकि फिर भी हम जब डेट का ऐलान होगा उसी हिसाब से हम बता भी देंगे कि इस डेट में किसका क्या सितारे, कितने सीटें आएंगे, क्या होंगे, वो तो आपके इंशाल्लाह प्रोग्राम में अल्लाह ने चाहा तो बात करते रहेंगे। फिलहाल आसिफ अली जरदारी के लिए पंजाब में कोई खुलती हुई रास्ता नजर नहीं आता है, बस 2 ही जमातों का मुकाबला नजर आता है। अगर मौका मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तबाही मचा देगी, और सेकंड जो है वो नून होगी, और तीसरे जाके कहीं गलती से इधर उधर के पार्टियों के साथ, और फिर पीपल पार्टी की बेहतर पोजीशन नजर आती है। नंबर 1 पर आपने क्या बताया? पीटीआई नजर आ रही है। चले जी, बहुत शुक्रिया आगा साहब। चले देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन किस हद तक ठीक साबित, आपने बहुत सारी चीज़ें नोट करवा दी हैं। खैर नहीं आओ, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और नाजरीन इसी दुआ के साथ कि जो भी हो वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतरीन हो, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।